Hello everyone, welcome to today's session. I am Kajol and in this video we are going to discuss meetings of company. So इस प्रीवियस वीडियो में हमने द कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर इसकी डेफिनेशन कि हम कंपनीज किसको कहते हैं और उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि टाइप्स ऑफ कंपनीज जो हैं वो कितने हो सकते हैं ऑन डिफरेंट बेसिस, और उसके बाद हमने इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस देखा कि कंपनी कैसे इनकॉर्पोरेट हो सकती है, किन प्रोसेसेस से होकर गुजरना पड़ता है कंपनी को इनकॉर्पोरेट होने के लिए और अपना जो इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट है उसको इशू करवाने के लिए रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज से। और उसके बाद हमने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को डिस्कस किया था, जो कि एसेंशियल्स हैं किसी भी कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के लिए, क्योंकि ये जो दोनों डॉक्यूमेंट्स हैं ये लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं। और हमने देखा था कि वहाँ पर क्या डिटेल्स जो हैं वो इंक्लूड करनी पड़ती हैं यहाँ पर एमओए में और एओए में, और इनकी इंपॉर्टेंस क्या है इनकॉर्पोरेशन के टाइम पर। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि जो कंपनी है उसमें मीटिंग्स कैसे होल्ड होती हैं, वहाँ पे मीटिंग्स कैसे कंडक्ट की जाती हैं और क्या प्रोविजंस होते हैं, कितने काइंड्स ऑफ मीटिंग्स होते हैं यहाँ पर। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे मीटिंग्स ऑफ कंपनी के अंदर अब पहले हम डिस्कस करते हैं कि मीटिंग्स जो हैं उनका पर्पस क्या होता है, क्यों हम किसी भी कंपनी में कोई मीटिंग्स जो हैं उनको कंडक्ट करवाते हैं, क्या रीज़न होता है कि कंपनी के अंदर मीटिंग्स जो हैं उनको कंडक्ट करवाना पड़ता है। मीटिंग्स आर हेल्ड टू सॉर्ट आउट एनी कॉन्फ्लिक्ट्स। तो अब कोई भी अगर कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो उसको रिजॉल्व करने के लिए मीटिंग्स जो है वो कंडक्ट की जाती हैं। टू नेगोशिएट अ कॉन्ट्रैक्ट और अग्रीमेंट, किसी भी एक अग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट पे, लेट्स से कंपनी जो है वो अगर किसी दूसरी कंपनी के साथ कोई अग्रीमेंट कर रही है, लेट्स से कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, तो फिर उस केस में उसके लिए भी यहाँ पे कंपनी जो है वो एक मीटिंग जो है उसको कंडक्ट करती है, ताकि उस मीटिंग के अंदर जो भी प्रोविजंस होंगे उस कॉन्ट्रैक्ट के या अग्रीमेंट के उनको डिसाइड किया जा सके। तो इन्हीं चीज़ों के लिए यहाँ पर जो कंपनी है वो मीटिंग्स को कंडक्ट करती है। कोई भी अगर कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है उसको रिजॉल्व करने के लिए, लेट्स से कंपनी में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया है कंपनी के मेंबर्स के बीच में या किसी भी एक्सटर्नल पर्सन से जो एक्सटर्नल टू कंपनी है उस पर्सन से या फिर किसी भी और कंपनी से, तो उन कॉन्फ्लिक्ट्स को कैसे रिजॉल्व करना है ये डिसाइड किया जाता है मीटिंग्स के अंदर ही। और टू डील विद प्रॉब्लम्स विद इन द ग्रुप और विद इन द बिजनेस। तो अब यहाँ पे अगर जो बिजनेस है, जो कंपनी है, उसके अंदर ही कोई डिस्प्यूट हो जाता है किन्हीं भी दो पार्टीज़ के बीच में जो कि कंपनी से ही रिलेटेड हैं, तो उनके डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए भी यहाँ पर जो मीटिंग्स हैं उनको कंडक्ट किया जाता है। प्रॉब्लम्स के रिजोल्यूशन के लिए भी यहाँ पे मीटिंग्स को कंडक्ट किया जाता है, ताकि उस मीटिंग में ये डिसाइड हो जाए कि कैसे हमें उस प्रॉब्लम को केटर करना है, कैसे उसको रिजॉल्व करना है अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है तो अब यहाँ पे जो भी मीटिंग्स होती हैं कंपनी में उसको हम यहाँ पे जनरल मीटिंग्स बोलते हैं। तो मेनली जनरल मीटिंग्स ही एक कंपनी जो है वो कंडक्ट करती है। तो अब ये जो जनरल मीटिंग्स होते हैं ये दो टाइप के हो सकते हैं, दो काइंड्स ऑफ जनरल मीटिंग हो सकता है यहाँ पे। एनुअल जनरल मीटिंग जिसको हम एजीएम बोलते हैं, और ईजीएम विच इज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। तो अब इन्हीं दोनों टाइप ऑफ जनरल मीटिंग्स को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में आगे। तो यहाँ पे अब पहले एजीएम को डिस्कस करते हैं, एनुअल जनरल मीटिंग को। प्राइमरीली हेल्ड टू अलाउ शेयर होल्डर्स टू वोट ऑन बोथ कंपनी इश्यूज एंड द सिलेक्शन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो अब मान लेते हैं अगर कोई कंपनी जो है उसको ये डिसाइड करना है, उसको ये सिलेक्ट करना है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो कौन कौन होंगे, अगर उन्हें सिलेक्शन करना है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, तो उस केस में यहाँ पे एजीएम्स को होल्ड किया जाता है, वहाँ पे एजीएम्स को कंडक्ट किया जाता है, ताकि उस एजीएम के अंदर ये डिसाइड हो पाए कि हमें किसको सिलेक्ट करना है एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और किस लिए हो सकती है ये एजीएम कंडक्ट? टू अलाउ शेयर होल्डर्स टू वोट। अब शेयर होल्डर्स को ये अलाउ करता है, एजीएम जो है वो शेयर होल्डर्स को ये अलाउ करती हैं कि वो वोट कर पाएँ किन दो मैटर्स पर, कंपनी के इश्यूज़ पर। कंपनी में लेट्स से कोई अगर इशू अराइज हो गया है तो वहाँ पे एजीएम में जो शेयर होल्डर्स प्रेजेंट होंगे उनके वोट्स जो वो डालेंगे उनसे डिसाइड होगा कि वहाँ पे क्या डिसीजन जो है वो मैक्सिमम शेयर होल्डर्स को अग्री है, जिन पे मैक्सिमम शेयर होल्डर्स जो हैं वो अग्री हैं। तो इसीलिए वहाँ पर वोटिंग से ऐसा डिसाइड हो जाता है वोट्स कंडक्ट करवाने पर किसी भी एक एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर। तो अब यहाँ पे कंपनी इश्यूज़ के लिए भी एजीएम्स जो हैं वो कंडक्ट की जा सकती हैं, जिसमें यहाँ पे शेयर होल्डर्स जो हैं वो अपना वोट डालेंगे और वहाँ पे उस
कंपनी के इशू का रिजोल्यूशन होगा। और यहाँ पे जैसे हमने डिस्कस किया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सिलेक्ट करने के लिए भी यहाँ पे शेयर होल्डर्स जो हैं वो वोट कर सकते हैं। तो ऐसा फिर एजीएम में ही किया जाता है कि जब एनुअल जनरल मीटिंग होगी तब वहाँ पे शेयर होल्डर्स जो हैं वो अपना वोट डालेंगे, जिन भी पर्सनस को उनको एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो अपॉइंट करना है। तो ये सब कुछ डिसाइड जो है वो एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर ही होता है। तो यही मेन पर्पज़ है यहाँ पे एनुअल जनरल मीटिंग को कंडक्ट करने का। तो अब यहाँ पे हम स्पेसिफिकेशंस देखते हैं, इसके प्रोविजंस देखते हैं कि यहाँ पे एनुअल जनरल मीटिंग का क्या टाइम होता है और क्या प्रोविजंस होते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे डेट, अब जो एनुअल जनरल मीटिंग है उसकी डेट क्या हो सकती है, एनी डे एक्सेप्ट नेशनल हॉलीडे। अब जो एनुअल जनरल मीटिंग है वो किसी भी दिन को कंडक्ट की जा सकती है, कोई भी दिन हो सकता है वो, बस वो नेशनल हॉलीडे नहीं होना चाहिए क्योंकि तब जो मेंबर्स हैं वो हो सकता है प्रेजेंट ना हो पाएँ उस एजीएम के अंदर। तो वहाँ पे पर्पस जो है वो रिजॉल्व नहीं हो पाएगा एजीएम को कंडक्ट करवाने का। तो इसीलिए जो एजीएम है वो यहाँ पे नेशनल हॉलीडे वाले दिन जो है वो कंडक्ट नहीं की जाती, बाकी किसी भी दिन जो है आप एजीएम को कंडक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन। अब टाइम ड्यूरेशन क्या होती है किसी भी एक एजीएम की, मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन बिटवीन 2 एजीएम इज़ 15 मंथ्स। अब 2 एजीएम्स के बीच यहाँ पे मैक्सिमम टाइम जो है वो 15 मंथ्स जो है वो उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब एक एजीएम लेट्स से आप अगर जनवरी में कंडक्ट कर रहे हैं, लेट्स से जनवरी 2020 में एक एजीएम जो है आपने कंडक्ट करी है, तो आप जो दूसरी एजीएम होगी आपकी उसको आपको नेक्स्ट ईयर के अप्रैल से पहले कंडक्ट करना होगा, 2021 के अप्रैल से पहले। तो अब इसी को हम कहते हैं कि यहाँ पे 2 एजीएम्स, अगर आपने पहली एजीएम जो है वो 1 जनवरी 2020 को कंडक्ट करी थी, तो अब आपको जो अपनी अगली एजीएम होगी, जो अगली एनुअल जनरल मीटिंग होगी, वो आपको अप्रैल 2021 से पहले जो है वो कंडक्ट कर लेनी चाहिए, क्योंकि 15 मंथ्स जो है वो मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन है बिटवीन 2 एजीएम्स। तो अब यहाँ पे ये जो टाइम ड्यूरेशन है वो एक्सटेंड भी हो सकती है फॉर फर्दर 3 मंथ्स, मतलब आगे के 3 मंथ्स भी आपको मिल सकते हैं। किस कंडीशन में, फॉर स्पेशल रीजंस। अगर आपके पास कोई स्पेशल रीज़न है यहाँ पे उस एजीएम को, नेक्स्ट एजीएम को अप्रैल 2021 तक ना कंडक्ट करने का, तो फिर आप उसको अगले 3 मंथ्स के अंदर अंदर तक कंडक्ट कर सकते हैं। मतलब 15 मंथ्स प्लस 3 मंथ्स, मतलब यहाँ पे आपको 18 मंथ्स जो है वो मैक्सिमम टाइम है जिसमें आपको 2 एजीएम्स जो हैं वो कंडक्ट करनी होती हैं। तो यही टाइम ड्यूरेशन है 2 एजीएम्स के बीच में हो सकती है। तो नेक्स्ट है यहाँ पे प्लेस ऑफ एजीएम। अब प्लेस क्या होगा, किस जगह पर हम उस एजीएम को कंडक्ट कर सकते हैं। इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, अब गवर्नमेंट कंपनी अगर है तो उसको भी यहाँ पे एजीएम कंडक्ट करनी होती है अपनी। तो गवर्नमेंट कंपनी के केस में यहाँ पे रजिस्टर्ड ऑफिस में ही वो जो एजीएम है वो कंडक्ट होगी, और सच प्लेस विद इन द सिटी इन विच रजिस्टर्ड ऑफिस इज सिचुएटेड। और कोई भी सिटी हो सकती है जिस सिटी में भी वो रजिस्टर्ड ऑफिस है, उस सिटी के अंदर किसी भी और प्लेस पर वहाँ पर एजीएम जो है वो कंडक्ट की जा सकती है। या तो आप उसे रजिस्टर्ड ऑफिस में कंडक्ट करवा सकते हैं, या फिर जिस सिटी में, जिस विलेज या टाउन में वो रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है, उस सिटी या टाउन में या विलेज में आप उस एजीएम को कंडक्ट कर सकते हैं। तो अब ये तो हुआ इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। तो अब नेक्स्ट केस है यहाँ पे इन केस ऑफ एनी अदर कंपनी, मतलब अदर देन गवर्नमेंट कंपनी। अगर कोई कंपनी है और उसको अपनी एजीएम कंडक्ट करनी है तो उसका प्लेस भी यहाँ पे रजिस्टर्ड ऑफिस ही होता है, और जिस भी सिटी में या टाउन में या विलेज में वो रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है, वहाँ पर उस सिटी के अंदर आप अपनी एजीएम को कंडक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट कंपनीज़ के लिए भी और यहाँ पे अदर कंपनी के केस में भी आपको रजिस्टर्ड ऑफिस में ही अपनी जो एजीएम है वो कंडक्ट करनी होती है, और या फिर वो सेम सिटी है जिसमें आपका रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है, उस सेम सिटी, विलेज या टाउन में आपको अपना जो एजीएम है वो कंडक्ट करना होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे टाइम ऑफ एजीएम। अब टाइम क्या होता है एजीएम का, तो अब यहाँ पे फर्स्ट एजीएम, मतलब अगर आपकी कंपनी जो है वो अभी इनकॉर्पोरेट हुई है, तो आपको अपनी पहली जो एनुअल जनरल मीटिंग होगी वो कब कंडक्ट कर लेनी होती है, विद इन 9 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। अब मान लेते हैं अगर जो कंपनी है वो 1 अक्टूबर 2020 को जो है वो इनकॉर्पोरेट हुई थी, तो इसका जो फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर होगा उसकी एंडिंग कब होगी,
उसकी एंडिंग होगी यहाँ पर 31 मार्च 2022। तो अब यहाँ पे जो फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर है उसकी क्लोजिंग के विद इन 9 मंथ्स जो है वो यहाँ पे एजीएम जो है वो कंडक्ट हो जानी चाहिए। अब आपको याद होगा, हम ये पॉइंट जो है पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर कोई कंपनी जो है वो इनकॉर्पोरेट होती है किसी भी मिड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में, मतलब लेट्स से ये 1 अक्टूबर 2020 को इनकॉर्पोरेट हुई है जो कि फाइनेंशियल ईयर 2020-21 है, तो फिर उस केस में इसका जो फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर होगा उसकी क्लोजिंग हम कब मानेंगे? 31 मार्च 2022 को। तो आई होप आप अवेयर होंगे इस पॉइंट से। तो इसीलिए हमने यहाँ पे देखा कि जो फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर है उसमें वहाँ पे उसके एंडिंग से 9 मंथ्स के अंदर, मतलब 31 मार्च 2022 के आगे जो 9 मंथ्स हैं उसमें आपको अपना जो एजीएम है, फर्स्ट एजीएम है किसी भी एक न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी का, तो उसको कंडक्ट करना होता है। तो यही यहाँ पे टाइम होता है ऑफ एजीएम का। अब जो ये तो बात हुई फर्स्ट एजीएम की कि हम फर्स्ट एजीएम को वहाँ पे एंडिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर के बाद यहाँ पे 9 मंथ्स के अंदर अंदर हमें कंडक्ट करना होता है। अब इसके आगे की जो एजीएम्स होंगी, तो जैसे हमने वहाँ पर देखा कि 2 एजीएम्स के बीच में वहाँ पे मैक्सिमम 15 मंथ्स हो सकते हैं। 3 मंथ्स की जो एडिशन है वो यहाँ पे स्पेशल रीज़न के केस में मिलती है। तो अब जो सब्सिक्वेंट एजीएम्स होंगी वो विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर होनी चाहिए। और ये जो 6 मंथ्स हैं वो एक्सटेंड भी हो सकते हैं फॉर अप टू 3 मंथ्स, जैसा भी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी जो है वो अगर आपको अलाउ करती है कि कुछ स्पेशल रीजंस थे आपके पास उसको 6 मंथ्स के अंदर अंदर कंडक्ट ना करने के, तो वहाँ पे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज जो है वो आपको 3 मंथ्स का टाइम और दे देती है, उन 6 मंथ्स को एक्सटेंड कर देती है नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए, ताकि आप अपनी एजीएम को अगर कोई रीज़न था उसको कंडक्ट ना करने का तो आप उसको नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर अंदर कंडक्ट कर लें। तो यही यहाँ पे सब्सिक्वेंट एजीएम का टाइम होता है कि हमें किस टाइम को आगे वाली जो एजीएम्स हैं उनको कंडक्ट करना है फर्स्ट एजीएम के बाद। फर्स्ट एजीएम का जो केस है यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे जो टाइम ड्यूरेशन है इससे यहाँ पे जनरली क्वेश्चंस आते हैं। वैसे ही यहाँ पे जो सब्सिक्वेंट एजीएम है इसका भी टाइम जो है वो याद रखना इम्पॉर्टेंट है। तो अब यहाँ पे ये तो हुआ एजीएम्स की बात, जो हमने यहाँ पे देखा कि जनरल मीटिंग्स जो है वो वहाँ पे एनुअल जनरल मीटिंग हो सकती है, एजीएम हो सकती है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग्स जो है वो हो सकती हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग्स जो हैं वो क्या होती हैं, उनके क्या प्रोविजंस होते हैं। तो यहाँ पे ईजीएम जो है वो इसलिए कंडक्ट होती है, यूटिलाइज टू डील विद अर्जेंट मैटर्स दैट कम अप बिटवीन एजीएम। तो अब मान लेते हैं फर्स्ट जो एनुअल जनरल मीटिंग है वो आप कंडक्ट कर चुके हैं अपनी कंपनी के लिए, और जब आप ये कंडक्ट कर चुके हैं उसके बाद कोई ऐसा अर्जेंट मैटर जो है वो आ जाता है जिस पे आपको इमीडिएटली डिसीजन मेकिंग करनी है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस बन जाते हैं वहाँ पर, तो उन केसेस के लिए यहाँ पे ईजीएम को यूटिलाइज़ किया जाता है। जो एक कंपनी है वो यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग के लिए कॉल करती है। तो इसीलिए इनको हम तब यूटिलाइज करते हैं जब कोई अर्जेंट मैटर होता है जो कि यहाँ पे एजीएम में डील नहीं हो सकता, क्योंकि एजीएम जो है वो ऑलरेडी कंडक्ट हो चुकी होती है। तो उस केस में फिर यहाँ पे हम ईजीएम के लिए कॉल करते हैं। इट इज़ कंसिडर्ड फॉर इमरजेंसी मेजर्स सच एज रिजॉल्विंग एन इमीडिएट लीगल मैटर और रिमूवल ऑफ मैनेजर। तो अब ये जो ईजीएम है वो किस लिए कंडक्ट की जाएगी, किसी लिए हम ये कंसिडर करेंगे कि हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग जो है उसको कंडक्ट करना चाहिए। तो उसके सर्कमस्टांसेस क्या होंगे, कोई भी अगर इमरजेंसी मेजर्स लेने पड़ते हैं अगर आपको, वो क्या हो सकते हैं, रिजॉल्विंग एन इमीडिएट लीगल मैटर। अगर कंपनी पर किसी ने केस फाइल कर दिया है या कंपनी को किसी के ऊपर केस फाइल करना है, कोई भी लीगल मैटर हो सकता है वहाँ पर, तो उस केस में वहाँ पे ईजीएम्स कंडक्ट हो सकती हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन हो जाती है, उस केस में यहाँ पे हम ईजीएम को कंडक्ट करेंगे। और अगर आपको कोई भी की मैनेजर है, आपका कोई इंपॉर्टेंट मैनेजर है कंपनी के लिए, अगर उसका रिमूवल करना है, उसको रिमूव करना है उसकी पोजीशन से, तो फिर इस केस में भी वहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग जो है उनको कंडक्ट करना पड़ता है। तभी हम यहाँ पे रिमूव कर सकते हैं उस की मैनेजर को, जो कि इम्पॉर्टेंट होगा कंपनी के लिए।
तो ऐसे ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस के लिए यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग जो है उनको कंडक्ट किया जाता है, उनको तभी कॉल किया जाता है। अदरवाइज़ हम जो एजीएम्स कंडक्ट करते हैं उनमें भी ये डिसीजंस जो हैं वो लिए जा सकते हैं। लेकिन अब हमने जैसे यहाँ पे केस देखा कि एजीएम जो है वो कंडक्ट हो चुकी है और कोई अर्जेंट मैटर है जिसपे हमें अर्जेंट डिसीजन मेकिंग करनी है, जो इमरजेंसी सिचुएशन है, तो उस केस में फिर हम यहाँ पे ईजीएम्स को कंडक्ट करते हैं। तो अब यहाँ पे बोर्ड शेल कॉल ईजीएम ऑन रिक्विजिशन मेड बाय। अब अगर यहाँ पे कोई भी रिक्विजिशन, मतलब अगर कोई पार्टी ऐसा बोलती है कि हमें ईजीएम की रिक्वायरमेंट है, ये जो मैटर है इस पर हमें इमीडिएट कंसर्न की ज़रूरत है या रिजोल्यूशन की ज़रूरत है, तो इसी को हम कहते हैं यहाँ पे रिक्विजिशन। अगर कोई पार्टी जो भी मेंबर हो सकती है किसी भी कंपनी की पार्टी या फिर कोई मेंबर हो सकता है कंपनी का, अगर वो ऐसा बोलता है कि वहाँ पे रिक्विजिशन है, मतलब ज़रूरत है ईजीएम को कंडक्ट करने की, तो फिर उस केस में यहाँ पे बोर्ड जो है वो कॉल करता है ईजीएम के लिए। अब वो जो रिक्विजिशन है वो कौन मेक करेगा, यहाँ पे शेयर होल्डर्स होल्डिंग नॉट लेस देन 1/10 ऑफ पेड अप कैपिटल। तो अब अगर ऐसे शेयर होल्डर्स हैं यहाँ पे कि जो होल्ड करते हैं नॉट लेस देन 1/10 ऑफ द पेड अप कैपिटल, मतलब पेड अप कैपिटल का 1/10 अगर वो होल्ड करते हैं, अगर वो शेयर होल्डर्स होल्ड करते हैं, और ऐसे शेयर होल्डर्स जो हैं अगर वो कॉल करते हैं कि हमें ज़रूरत है ईजीएम की, तो फिर उस केस में यहाँ पे बोर्ड को कॉल करना पड़ता है ईजीएम के लिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग जो है उसके लिए कॉल करना पड़ता है। और कौन हो सकता है, मेंबर्स हैविंग नॉट लेस देन 1/10 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर। तो अब अगर ऐसा होता है कि कोई मेंबर है कंपनी का जिसके पास वोटिंग पावर है, टोटल वोटिंग पावर का 1/10 जो है, अगर वो मेंबर्स जो हैं वो होल्ड करते हैं, ऐसे नंबर ऑफ मेंबर्स हैं जो कि 1/10 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर जो है वो होल्ड करते हैं, तो फिर उस केस में भी वहाँ पर बोर्ड को ईजीएम कॉल करनी पड़ती है और उनको जो मैटर्स होंगे यहाँ पे उन मेंबर्स के, उनको रिजॉल्व करना पड़ता है। तो यही यहाँ पे अगर शेयर होल्डर्स और मेंबर्स हैं जो कि 1/10 ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल शेयर होल्डर्स के केस में, और मेंबर्स के केस में वोटिंग पावर जो है वो 1/10 अगर होल्ड करते हैं, तो फिर उस केस में वहाँ पे बोर्ड जो है वो ईजीएम के लिए कॉल करता है। तो इसमें यही कंडीशन है कि वहाँ पे नॉट लेस देन 1/10 ऑफ द पेड अप कैपिटल होता है, और इस केस में भी यहाँ पे नॉट लेस देन 1/10 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर होता है। तो अब यहाँ पे पीरियड ऑफ होल्डिंग ईजीएम का हम टाइम पीरियड देखेंगे। विदिन 21 डेज ऑफ रिक्विजिशन डेट। तो अब यहाँ पे जब वो रिक्विजिशन मेड किया होगा किसी भी शेयर होल्डर या फिर मेंबर ने, तो वो जो डेट होगी रिक्विजिशन की, उस डेट के 21 डेज़ के अंदर अंदर हमें यहाँ पे ईजीएम को कंडक्ट करना होता है। मतलब बोर्ड को कॉल करना होता है ईजीएम के लिए 21 डेज़ के अंदर अंदर। किस डेट से कैलकुलेट होंगे वो 21 डेज़, जिस भी डेट को वहाँ पे शेयर होल्डर्स या फिर मेंबर ने वो ईजीएम की रिक्विजिशन के लिए कॉल किया होगा। doesn't proceed to call not later than 45 days of requisition date। तो अब यहाँ पे not later than 45 days के अंदर अंदर जो है रिक्विजिशन डेट से हमें वो ईजीएम जो है उसको कॉल करना होता है। हेल्ड बाय रिक्विजिशनिस्ट विद इन 3 months। तो अब अगर ऐसा होता है कि वो जो मीटिंग है वो यहाँ पे 21 डेज़ में भी कंडक्ट नहीं की जाती, तो फिर उस केस में उसको 45 डेज़ के अंदर अंदर कंडक्ट कर लेना होता है। रिक्विजिशन डेट से कैलकुलेट होंगे, जो कि मतलब कि जब ये 21 डेज़ जो है वो लैप्स हो रहे हैं, उसके बाद की 45 डेज़ हम नहीं देख रहे हैं, हम ये 45 डेज़ जो हैं वो रिक्विजिशन डेट से ही कैलकुलेट कर रहे हैं कि जो रिक्विजिशन डेट होगी उसके अगर 21 डेज़ के अंदर अंदर अगर वो ईजीएम जो है वो कॉल नहीं होती, तो फिर उसके बाद यहाँ पे रिक्विजिशन डेट से ही 45 डेज़ जो हैं वो कैलकुलेट किए जाएंगे, और फिर उन 45 डेज़ के अंदर अंदर बोर्ड को वहाँ पे ईजीएम के लिए कॉल करना होता है। और अगर ऐसा होता है कि वहाँ पे जो बोर्ड है वो 45 डेज़ के अंदर अंदर भी वहाँ पे ईजीएम के लिए कॉल नहीं करते हैं फॉर सम रीज़न, तो यहाँ पे जो रिक्विजिशनिस्ट होंगे जो कि हैं यहाँ पर शेयर होल्डर्स और मेंबर्स, तो इन्हीं को ही एक ईजीएम जो है उसके लिए कॉल करना होता है, और ऐसा विद इन 3 months होता है फ्रॉम द रिक्विजिशन डेट। जिस भी डेट को उन्होंने वो उस मीटिंग की रिक्विजिशन के लिए बोला होगा, उस डेट से 3 months के अंदर अंदर अगर वो मीटिंग या 21 डेज़ के अंदर अंदर भी जो बोर्ड है वो कॉल नहीं करता, और फिर 45 डेज़ के अंदर अंदर भी कॉल नहीं करता, तो फिर यहाँ पे जो रिक्विजिशनिस्ट होंगे, मतलब कि जो कि शेयर होल्डर्स और मेंबर्स होंगे, उन्हीं को वो ईजीएम जो है वो कंडक्ट कर लेनी होगी विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिक्विजिशन।
तो यही यहाँ पे प्रोविज़न है ईजीएम का, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग के अंदर। तो आई होप आपको यहाँ पे मीटिंग्स ऑफ कंपनी जो है वो समझ में आया होगा। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम मीटिंग्स के अंदर के ही आगे के प्रोविजंस को डिस्कस करेंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।